नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी इस बुलेटिन में सदैन देते हैं। दोस्तों, आज भी देंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों भादरा आसपास की खबरें तो आपको बताएंगे और हम समीक्षा करने वाले हैं राजनीतिक विषय पर ही। कल जो सभा हुई उसकी क्या चर्चाएं आज चल रही है और दोस्तों कांग्रेस और भाजपा कौन सी तैयारियां प्रदेश में कर रही है, किस फार्मूले के साथ ये पार्टियां आगे बढ़ रही है और भादरा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी का कौन हो सकता है टिकट का सरताज। ये सारे सवाल संभवतः आपके भी जहन में होंगे। बलवान पूनिया को लेकर भी आपके जहन में कई सवाल होंगे कि बलवान पूनिया क्या करेंगे, क्या माकपा से ही वो चुनावी अपना अभियान जो है वो आगे रखेंगे, जारी रखेंगे। दोस्तों, इन सारे विषयों पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की। जल्दी से मैं आपको मुख्य खबरें बता देता हूं। आज एक बहुत बड़ी रैली हुई, सभा हुई दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, साथी न सहयोगी न। आज सारे वो संविदा कर्मी एक मंच पर थे गांधी पार्क में। सुबह उनकी एक बैठक हुई 11 बजे और दोस्तों इस बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और जो 11 सूत्री मांगे हैं उन मांगों के बारे में चेताया सरकार को। और बार बार दोस्तों सरकार के साथ संविदा कर्मियों की जो है वो तकरार देखी जा रही है और ये तकरार कहां तक रंग लाएगी, क्योंकि आज सभी वक्ताओं ने सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की, स्थानीय जनप्रतिनिधि की कड़े शब्दों में निंदा की। और इसका रीजन भी है दोस्तों, 2018 का जो घोषणा पत्र है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कहे या फिर सारे संविदा कर्मियों की तरफ से कहे, 2018 का जो घोषणा पत्र है उसको लागू करने की मांग आज जोर पकड़ रही है। और आज रैली के रूप में जो लगातार 8 दिन से धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालय के आगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चल रहा था, वो अब रैली में, प्रदर्शन में और आंदोलन में बदलने को जा रहा है। दोस्तों, सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने की मांग हो, मानदेय बढ़ाने की मांग हो और कुल मिला के कहे तो 2018 के उस घोषणा पत्र में सारी की सारी चीजें हैं वो पुनः लागू करने की मांग की जा रही है। तो क्या ये मांग सरकार पूरी करेगी? अशोक गहलोत सरकार, उनके पास अब कितना समय है, कितना पावर है, वो अब क्या कर सकते हैं? दोस्तों, अशोक गहलोत सरकार ने बहुत एक प्रकार से योजनाएं फेंकी है, एक प्रकार से पुनः वापस राजस्थान में सत्ता पर काबिज होने के लिए। और भाजपा भी प्रयास कर रही है कि वो एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की जो यहाँ रीति नीति चली आ रही है राजस्थान में उसको बरकरार रखे और इस बार भाजपा आए। तो ये देखने वाली बात है, ये मिथक टूटेगा या फिर भाजपा उसी मिथक को बरकरार रहते हुए दोबारा सत्ता में आएगी। तो देखने वाली बात है। और दोस्तों, ये जो कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन है इसमें मैं आपको बता दूं 40 से अधिक संगठन जो है वो दोस्तों आंदोलित है। विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग समय में ये आंदोलन करते रहते हैं और ये सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी बनने वाला है। इसके अलावा बात करें दोस्तों भादरा क्षेत्र के आसपास की अन्य की बड़ी खबरों की बात करें तो भिरानी में भी 47वें दिन धरना प्रदर्शन जारी है और कल भी भगत सिंह जी की जयंती मनाई गई थी और खासकर भगत सिंह जी की जयंती आज भी मनाई जा रही है। दोस्तों, 28 तारीख को भी भगत सिंह जी की जयंती मनाते हैं बहुत से लोग। तो भिरानी में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी अब, क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद में किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है, ये तय है। और 2 से 6 या 7 अक्टूबर के बीच ही ये आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी और चुनावी कार्यक्रम आपके सामने आ जाएगा। जो 2023 के चुनाव होने हैं दिसंबर माह में इन 5 राज्यों के, उनके लिए घोषणा हो जाएगी। दोस्तों, तो भिरानी का ये धरना प्रदर्शन क्या रंग लाएगा, क्षेत्र में कितना असर डालेगा और लगातार जो 50 दिन के करीब होने को आए हैं, 47 दिन आज हो चुके हैं, ये धरना प्रदर्शन कितना प्रभाव डालेगा इन चुनावों पर, हम इसको लेकर भी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों,
पूरी एग्जैक्ट आपको रिपोर्ट इसकी हम जल्दी देने वाले हैं। और इसके अलावा बात करें तो मुख्य मांगे क्या है किसानों की, सिंचाई पानी को लेकर जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य मांगे क्या है और उन मांगों का उस पूरी रिपोर्ट में दोस्तों किस कदर असर होगा, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। 21 दिन का रेगुलेशन पूर्व की भांति बहाल हो, ये किसानों की मांग है। इसके अलावा चकबंदी, बाराबंदी, किलाबंदी, मुरबाबंदी लागू हो, जो लंबे समय से भादरा का प्रमुख समस्या का केंद्र रहा है दोस्तों। ये फैक्टर जो है वो बार बार जो है अपना काम कर जाता है। और साइफन बना सिद्धमुख नहर का पानी जो है सीधा दिया जाए, ये मांग भी किसानों की है। स्कोडा सिस्टम और कर्मचारियों की नियुक्ति, जीरो हेड पर पानी की उपलब्धता, ये मांगे किसानों की जो है वो बहुत जरूरी मांगे हैं दोस्तों। सिद्धमुख नहर में काजल हेड से सीधा साइफन बना राजस्थान के हिस्से का पानी देने की मांग किसानों को द्वारा की जा रही है, क्योंकि टेल के अंतिम व्यक्ति तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और ये सबसे बड़ी मुसीबत भी है, समस्या भी है। और सिद्धमुख माइनर में तो पानी आए बहुत लंबा समय बीत चुका था। अब जब धरना प्रदर्शन लगा है तब दोस्तों प्रशासन जाकर प्रशासन की नींदें उड़ी है और होश में आया है और कुछ पानी इस माइनर में जो है दिखाई दिया है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है और ये इसके ऊपर हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी। बजरंग सहारण के नेतृत्व में लगातार ये धरना प्रदर्शन अब आगे बढ़ रहा है। और इस धरना प्रदर्शन को अन्य अगर किसी राजनीतिज्ञ का लगातार रेगुलर समर्थन है तो वो दोस्तों राजेंद्र जलंधरा है, जो बिरानी से लगातार सरपंच रहते हैं, क्योंकि ये बिरानी के इलाके का मामला है और बिरानी के लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। प्रभावित तो बहुत लोग बहुत से गांवों के हैं, लेकिन इसी चलते ये दो जो नेता है वो लगातार बैठे हैं। नेतृत्व बजरंग सहारण के हाथ में है। तो क्या आने वाले चुनाव में ये दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर एक दूसरे को कोई समर्थन की घोषणा भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हमारी नजरें बनी रहेगी। और इसको लेकर चर्चाएं भी दोस्तों भादरा क्षेत्र में लगातार आती रहती है। उन चर्चाओं को बल अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि संकेत ऐसा नहीं मिला है। अगर संकेत मिलता है तो ऐसी चर्चाओं को बल भी मिलेगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो हनुमानगढ़ में आज एक भारतीय जनता पार्टी समन्वय समिति की बैठक हुई। उस समन्वय समिति की बैठक में बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया, प्रभारियों ने भाग लिया और प्रदेश महामंत्री व विधायक रहे मदन दिलावर ने दोस्तों इसमें भाग लिया। हनुमानगढ़ जिले के और विधानसभाओं के चुनाव प्रवासी प्रभारी है मईपाल टांडा, उन्होंने भी भाग लिया। ये हरियाणा के हैं, इनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। जिला प्रभारी अखिलेश प्रताप भी यहाँ इस बैठक में मौजूद रहे, जबकि देवेंद्र पारिक, कैलाश मेघवाल, भादरा से संजीव बेनीवाल इसमें शामिल रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई आदि अनेक भाजपा के कार्यकर्ता जो इस समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ मौजूद रहे। और व्यापक चर्चा हुई जिले को लेकर, टिकटों को लेकर, पार्टी की तैयारियों को लेकर और संगठन को लेकर, खासकर सिस्टम को लेकर आगे क्या होने जा रहा है, किस प्रकार होगा, किस प्रकार अनुशासन बना रहे और सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक सुचारू रूप से चलती रहे और भाजपा का जो आदेश आला कमान का होगा उसको कैसे फॉलो किया जाएगा, इन सारी चीजों पर आज विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों अन्य आसपास की खबरों पर, तो आज डीएसटी टीम, क्योंकि जिले में नशे की प्रवृत्ति को लेकर, नशे के अभियान को लेकर, चाहे हनुमानगढ़ डीएसटी हो या नौर डीएसटी हो, लगातार इनका अभियान चला आ रहा है दोस्तों। और आज डीएसटी टीम हनुमानगढ़ और डीएसटी टीम नौर ने एक बड़ी सफलता उस समय प्राप्त की। नौर क्षेत्र से 1 क्विंटल 47 किलो अवैध डोडा पोस्त पकड़ा और इसके साथ एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा गाड़ी भी जब्त की। 4 लोगों को गिरफ्तार किया, एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई प्रारंभ की। दोस्तों लगातार नशे पर चोट पुलिस तो कर रही है, लेकिन इस नशे की तस्करी को रोक नहीं पा रही है। इसके पीछे का कारण
पुलिस को जानना होगा और जो मूल तत्व है इसके, उसके ऊपर वर्किंग करनी होगी दोस्तों। क्यों बड़ी संख्या में युवा इसमें संलिप्त है, चिट्टे का क्यों दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कारोबार और नशे की जद में आ रहे हैं आजकल के युवा। इन युवाओं को कैसे बचाया जाए, कैसे इस नशे पर अंकुश ही नहीं बल्कि पूर्णतया कामयाबी कब मिलेगी, ये सारी चीजें बहुत बड़े सवाल है ये। और आज से नहीं है, लगातार है, लेकिन अंकुश नहीं लग पा रहा है। मामूली सफलताएं, इसको हम मामूली सफलता ही कहेंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो आज एक और चौक का लोकार्पण हुआ। एक प्रकार से 4:15 बजे हिसार बाईपास पर महाराजा अग्रसेन चौक, इसको भव्य लुक दिया गया है और मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आज रहा। और विधायक बलवान पुनिया इसमें शामिल रहे, चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक कुरैशी इसमें शामिल रहे और ये शानदार कार्यक्रम रहा। और एक के बाद एक बादरा में आपने देखा होगा लगातार चौक पॉलिटिक्स भी चलती है। इस चौक पॉलिटिक्स में दोस्तों किसका फायदा है, किसका नुकसान है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन विभिन्न वर्गों में एक उम्मीद, एक आशा की किरण जरूर दिखाई दे रही है कि हमारे आराध्य या हमारे महापुरुष का भी इसमें चौक में नंबर आएगा, उनको भी कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा और इसको लेकर सभी आशावादी भी है। और अब तो दोस्तों आचार संहिता लगने वाली है, ऐसा कुछ भी आगे नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे चुनावी कार्यक्रम हो जाएंगे सब कुछ फिर हाथ में जो है वो प्रशासन के आ जाएगा, चुनाव आयोग के आ जाएगा। सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सरकार एक प्रकार से कठपुतली बन जाएगी। फिर कोई नई स्कीम लागू नहीं होगी, कोई नई योजना इसके बाद लागू नहीं होगी। तो कुल मिला के अब वो स्थिति आने वाली है, क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता क्षेत्र में लग सकती है। एक और चर्चा दोस्तों बादरा क्षेत्र में रही, वो रही एनआईए की टीम ने जो रेड डाली थी जिले में कई स्थानों पर। और राजस्थान में खबरें आई थी, आपने भी सुना और पढ़ा होगा कि 13 स्थानों पर राजस्थान में ये रेड डाली गई। दोस्तों अनेक स्थानों पर डाली गई, कहां कहां कैसे ये खालिस्तानियों से जुड़े हुए तार मिले, उन सभी जगह रेड डाली गई, पूछताछ की गई। बादरा के मलखेड़ा की रोई में भी एक व्यक्ति के खाते में विदेश से जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको लेकर दोस्तों पूछताछ की गई, घंटों पूछताछ की गई। इसमें हमारे आसपास के जिले के कई गांव और वो चीजें शामिल रही, गोलूवाला परलिका भी इसमें शामिल था। खालिस्तानी कनेक्शन तलाश रही है पूरे भारत में अब सरकार, क्योंकि जिस प्रकार से कनाडा और भारत का प्रकरण हुआ था और वो जो मोस्ट वांटेड हम खालिस्तानी की मांग को लेकर कनाडा अभियान चला रहे हैं, उनकी जब हत्या हुई और कनाडा के जो शासनाध्यक्ष है दोस्तों, उसने जिस प्रकार से भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने उसकी हत्या की, तो टुंडो के इस आरोप के बाद में भारत सख्त हुआ और पूरे भारत में एक प्रकार से और विशेषकर पंजाब समीप के राज्यों में खालिस्तानी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं और उन मोस्ट वांटेड खालिस्तानियों की यहाँ जमीनें कुर्क की जा रही हैं, उनकी संपत्तियों की एक प्रकार से लिस्ट बनाई जा रही है, सूची बनाई जा रही है, उन पर अब शिकंजा कसने वाला है। तो उनके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं उनको भी अब निश्चित रूप से खंगाला जाएगा। तो इसी सिलसिले में एनआईए की जो यहाँ रेड पड़ी थी वो उसी सिलसिले में थी। और जो टेरर फंडिंग, एक प्रकार से हम टेरर फंडिंग इसको कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें टेरर फंडिंग का मामला है कि कहीं यहां जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो टेरर फंडिंग के दायरे में तो नहीं है, तो इसीलिए घंटों पूछताछ की गई। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो हमने आपको बताया अब आचार संहिता लगने वाली है, तो राजनीतिक सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ी है पूरे राजस्थान में, बादरा क्षेत्र में और मध्य प्रदेश की। तो सूचियां टिकटार्थियों की एक के बाद एक लगातार आ रही है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं भाजपा की। भाजपा ने करीब करीब लगभग तय कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को सीएम फेस बनाकर वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, ना कहीं और राज्यों में, ना राजस्थान में।
अब सीएम फेस ही आगे होगा और उसके बाद में विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसको फिर सीएम बनाया जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे? मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज चौहान है, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया है, कैसे उनसे पार पाएंगे? उनकी ताकत को कैसे वो कम कर पाएंगे? अगर इनके अलावा, क्योंकि गुट सभी जगह है, राजस्थान में भी है बहुत से गुट है, लेकिन वसुंधरा से बड़ा कोई चेहरा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो केंद्र की ओर वसुंधरा राजे की तकरार जो है लगातार देखी जा रही है दोस्तों। महारानी को मनाते मनाते वर्षों बीत गए, मना नहीं पाए भाजपा के आला नेता, केंद्र के लोग, मोदी और अमित शाह की जोड़ी महारानी की जिद के आगे बार बार नतमस्तक हो रही है केंद्र की भाजपा। क्या अभी भी केंद्र की भाजपा नतमस्तक रहेगी? क्योंकि पिछली जो सभा हुई थी जयपुर में सारी परिवर्तन यात्राओं के समाप्त होने के पश्चात, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी जब संबोधन करने आए और यहां जयपुर में आए तो वसुंधरा राजे को बोलने ही नहीं दिया गया, उनको मौका ही नहीं दिया गया। उनके बगैर ही, हालांकि वो बैठी थी और उन्होंने पीएम का स्वागत भी किया था हेलीपैड पर भी, बाद में भी उनमें बातचीत भी हुई थी। कल अमित शाह भी आए थे, बैठक भी हुई कोर कमेटी की, और कोर कमेटी की बैठक में मुख्य रूप से वसुंधरा राजे शामिल रही और उनमें टिकटों पर, पार्टी के फार्मूले पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। प्रतिनिधित्व को लेकर साइंस जरूर है, उसके ऊपर क्लियर चर्चा नहीं हो रही है। और यही कारण था कि अमित शाह और वसुंधरा राजे अकेले मिले और इस विषय पर बात की। वो बात क्या थी? वो आश्वासन क्या था? वसुंधरा राजे की जिद नरम पड़ी या फिर नहीं पड़ी, या तेवर वैसे ही थे? और उसके ऊपर अमित शाह की क्या प्रतिक्रिया थी? अगर दोनों में इसी प्रकार ठहरी रही, दोनों अपनी अपनी जिद करते रहे, तो केंद्र की चलेगी, क्योंकि केंद्र बड़ा है और केंद्र के हाथ में सारे फैसले हैं। तो फिर क्या हर्ष कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसा राजस्थान का होगा भाजपा की दृष्टि से? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि भाजपा का वसुंधरा से बड़ा चेहरा कोई यहां है नहीं। येन केन प्रकरण वसुंधरा को लेकर आना पड़ेगा और महारानी का 3 दिन पहले का वो बयान केंद्र की त्योरियां भी चढ़ा रहा है और उनके लिए भारी परेशानियां भी खड़ी कर रहा है, उनके लिए भंवर पैदा कर रहा है। एक समुद्र में भंवर के समान उनको प्रतीत हो रहा है, जिसमें कुछ भी जा सकता है, कितना भी नुकसान हो सकता है। और उन्होंने, महारानी ने स्पष्ट किया कि राजस्थान छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो ये क्या तेवर है, क्या संकेत है? और किस स्तर पर भीतर जो मनाने की प्रक्रिया चल रही है वो है दोस्तों, इससे आप भी भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। और विशेषज्ञ जो है वो दोस्तों बार बार इसका अंदाजा भी लगा रहे हैं और बार बार जितने सर्वे हुए हैं, जो इंटरनल सर्वे हुआ था पार्टी का, उसमें ये आया भी था कि वसुंधरा के बगैर भाजपा कांग्रेस से पार नहीं पा सकती। तो ये क्लियर रिपोर्ट आई थी। उसके बाद में भी भाजपा के आला नेता क्यों वसुंधरा को दरकिनार कर रहे हैं ये तो वो ही जाने। लेकिन सत्ता परिवर्तन ये सारे राज्यों में करने की एक प्रकार से प्लानिंग, फार्मूला और तरह तरह की चीजें हैं। कई बार एक दूसरे के विचार भी मेल नहीं खाते हैं। और महारानी का कद पद बहुत बड़ा है दोस्तों, उनको हर संभव प्रलोभन दिया जा रहा है। विदेश मंत्री तक की चर्चा है कि विदेश मंत्री तक बनाया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री, उप राष्ट्रपति तक बनाया जा सकता है, आदि आदि ये चर्चाएं में है। हम इन पदों की और इन बातों की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन हाँ ये पुष्टि करते हैं कि दिक्कत बहुत बड़ी है भाजपा में, टकराव बहुत बड़ा है और अभी तक कोई सुलह किसी पॉइंट पर हुई नहीं है, इसके भी संकेत है। लेकिन संभावना जरूर दोनों के पास है और इसीलिए ये जो तकरार है वो आगे बढ़ती जा रही है, मतलब साथ साथ चल रही है। दोनों में विश्वास है कि हाँ कुछ न कुछ इसका समाधान होगा। तो कुछ संभावनाएं हैं जो दोनों तरफ ही दिखाई दे रही है, केंद्र को भी दिखाई दे रही है, वसुंधरा में वो संभावनाएं। और वो तो यही हो सकती है, महारानी कह रही है मैं राजस्थान छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुख्यमंत्री यहाँ मुझे प्रतिनिधित्व मिले
और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए वो तैयार हैं। वो कुछ पार्टी की शर्तों पर भी हो सकता है तैयार हो, ये संभावना हो। और केंद्र में क्या संभावनाएं देख रही है वसुंधरा राजे सिंधिया? वो इसलिए देख रही है कि बार बार वसुंधरा को तवज्जो भी दी जाती है। चारों परिवर्तन यात्राओं में मुख्य अगर कोई नेता रहा हरी झंडी दिखाने के साथ, तो वो वसुंधरा भी थी। और जब लास्ट मीटिंग हुई पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी के पास वसुंधरा तैयार थी। इधर बगल में बैठे थे सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, और इधर वसुंधरा राजे। तो दोस्तों, संगठन और नेतृत्व और केंद्र इक्वल चल रहे हैं। तो क्या होगा इसका समाधान, इसके ऊपर हमारी नजरें भी बनी रहेगी। हम भी आपको बताएंगे, कयास भी क्या लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर तो हम बार बार आपके साथ चर्चा करते ही हैं। कांग्रेस में क्या चल रहा है, कांग्रेस का जो संकट था वो क्यों कम हो गया? क्योंकि भाजपा का संकट बढ़ गया। भाजपा की संकट की लाइन जो है वो बड़ी हो गई, और कांग्रेस की संकट की लाइन है वो छोटी हो गई, क्योंकि अब उनके कमेंट नहीं आ रहे हैं, उनके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के वो बयान वायरल नहीं हो रहे हैं। तो कांग्रेस का संकट कुछ कम है, और यही कारण है कि कांग्रेस आगे बढ़ी है। दोस्तों, आपको 3-4 महीने 5 महीने पहले की बात याद होगी, जब भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों पर यहां काबिज होते हुए दिखाया जा रहा था विभिन्न मीडिया एजेंसियों द्वारा, विभिन्न सर्वे द्वारा। लेकिन अब वो स्थिति कहां आकर ठहर गई है? अंडर 30, 130 अंडर। तो भाजपा नीचे आई है, और उसमें एग्जैक्ट संभावना जो है, क्योंकि 100-130 दिखाएंगे तो 115 का आंकड़ा हम मान सकते हैं। तो 115 के आंकड़े पर भाजपा है, तो कांग्रेस तो बहुत नीचे थी, बहुत ऊपर आई है। और अब भी जितना समय पड़ा है, क्या कांग्रेस और ऊपर आ सकती है? ये लड़ाई बराबरी की हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं कांग्रेस की बात करूं तो स्थानीय स्तर पर कांग्रेसियों में बहुत निराशा है, क्योंकि अभी भी प्रदेश नेतृत्व उनको कोई स्पष्ट संकेत नहीं दे रहा है। ये जरूर कह रहे हैं कि टिकट मिलेगी, आपकी सुनी जाएगी, आपको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। और इसी आश्वासन पर सारे कांग्रेसी जो 30 से अधिक दावेदार यहां बने थे, टिकट के लिए आवेदन आए थे, वो सारे के सारे आश्वस्त है कि कांग्रेस की टिकट मिलेगी और हम में से ही किसी को मिलेगी। ऐसा होता है तो यहां समीकरण कुछ चेंज होगा दोस्तों, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन वो 30 दावेदार है, वो सारे के सारे अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, संगठन को साथ लेकर कर रहे हैं, और संगठन भी प्रयास कर रहा है। दोस्तों, दयानंद बेरवाल सबसे बड़ा चेहरा है इसमें, सुखदेव सिंह शेखावत ने चौधरी जो कि 3 हैं, वो भी इसमें शामिल है। रेखा चौधरी ने भी दावेदारी जताई। राजदेव सिंह राठौड़ अजीतपुरा से बड़ा नाम है, उन्होंने भी दावेदारी जताई थी। राजेंद्र जलंधरा ने भी दावेदारी जताई। करशन चंद्र भांगबू है, बड़ा परिवार है दोस्तों। सतपाल नेहरा ने भी दावेदारी जताई। शेर सिंह गोस्वामी है, श्रीमती गीता कसवा है, शेर सिंह बेनीवाल ने भी दावेदारी जताई। विक्रम सिंह राठौड़ है, सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में। रविंदर मोटसरा है, कमलेश कपिल है, हरि सिंह बरोड़ है, अजित बेनीवाल है गांधी से, कृपाराम शर्मा है, सोनिया पूनिया है, अनिल लाटा है, रामनाथ शर्मा है। ये नाम बहुत बड़ा आ रहा है दोस्तों, पूरी विधानसभा में इनके पोस्टर लगे हैं, चर्चाओं का केंद्र है। अजय ढील है, सुरेंद्र बेनीवाल है, अजय स्वामी है, एडवोकेट राजेश नेहरा है, सुमित बढ़िया है। ये बढ़िया परिवार से है दोस्तों। आपने चित्रा चौधरी के पोस्टर आपने पीछे देखे होंगे, एक बार वो लगे थे विधानसभा में, चुनाव लड़ने की तैयारियां थी। जो सुरेश चौधरी कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे थे 2018 में, उन्हीं का पुत्र है सुमित बढ़िया, बलवान बढ़िया, जो कि डॉक्टर सुरेश चौधरी से बड़े हैं और एसपी सिंह जी से छोटे हैं, उनका पुत्र है। उन्होंने भी आवेदन दिया है। सुलोचना बेरवाल ने भी आवेदन दिया है, राजेश्वरी देवी ने भी आवेदन दिया, अजित कुलेरी ने भी आवेदन दिया, रामस्वरूप गिल का भी आवेदन है, और विनोद गिल का भी आवेदन है। ये 30 से अधिक नाम है, इनके साथ क्या न्याय होगा ये देखने वाली बात है। हमारी नजरें बनी रहेगी। बैलेट पेपर सक्रिय हो रहा है दोस्तों,
बार बार हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। हमारी पैनी नज़र इसके ऊपर लगातार बनी हुई है और कांग्रेसियों को क्या इंसाफ मिलेगा इसके ऊपर भी देखते हैं। और बलवान पूनिया की अब हम बात करते हैं दोस्तों। उस कल की चर्चा के बाद में क्या चर्चाएं विधानसभा में चल रही है, कल की जो सभा हुई थी उसके बाद में, तो बलवान पूनिया की शानदार सभा हुई थी दोस्तों। हमने कल विशेष तौर से इसकी समीक्षा भी की थी, आपको बताया भी था। तो इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं से जो एक बात मुख्य रूप से कॉमन रूप से आगे बढ़कर शोध के रूप में निकलकर सामने आई है, समुद्र मंथन होता है उसमें से जो चीजें निकली, उसमें प्रमुख चीजें क्या थी? जहर, वो विष जो भगवान शिव ने अपने गरल कंठ में धारण किया था, और वो अमृत जो देवता और राक्षस पीने के लिए ललायत थे, दौड़ पड़े थे। तो इस बैठक में, इस सभा से क्या चीजें शोध होकर निकल कर आई है? वो एक चीज है कि बलवान पूनिया मुख्य टक्कर में रहने वाले हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में, ये तय है। हाँ, डिपेंड जरूर अभी भी वही चीजें करेगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों, फैक्टर बहुत काम करते हैं बादरा में, और उन्हीं फैक्टरों के तहत मैं बता रहा हूं कांग्रेस की टिकट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बलवान पूनिया मुख्य दावेदार हैं। चाहे वो माकपा से ही लड़े या वो किसी और पार्टी से लड़े या कैसे ही लड़े, बलवान पूनिया एक बहुत बड़ा नाम है और उनके सामने भाजपा एक बहुत बड़ा नाम है। भाजपा का कड़ुम्बा बड़ा है दोस्तों, भाजपा का जनाधार क्षेत्र में बड़ा है, और इसीलिए बलवान पूनिया को मशक्कत करनी पड़ रही है, पसीने बहाने पड़ रहे हैं। और ये जो सारी की सारी कवायद है और जो भागने की रफ्तार है उसको तीव्र किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि भाजपा का कड़ुम्बा बड़ा है और भाजपा की विचारधारा राजस्थान में हावी है और केंद्र से इसकी सपोर्ट भी मिल रही है दोस्तों। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बलवान पूनिया की उम्मीदों पर भी हम नजर रखेंगे, लेकिन चर्चाओं में यही निकल कर आया कि बलवान पूनिया मुख्य रूप से टक्कर में रहने वाले हैं। अब बात करें कस्बा सीवरेज की, हाल दोस्तों कस्बा का बहुत खराब है। आगे हम विस्तार से इसके ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से 2023 के जनवरी फरवरी में कनेक्शन होने प्रारंभ हुए थे इस सीवरेज के, दोस्तों लोकल में ठेका दिया जा चुका है। यहाँ सीवरेज की तीनों कंपनियां नतार्द है, यहाँ लोकल के लोग ही अब सीवरेज को चला रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और ये समस्या जो है इसीलिए आ रही है क्योंकि अनुभवहीन लोगों के हाथ में सीवरेज की कमान दे दी गई है। एक वर्ष में, अब आगामी 10 वर्षों तक हर एक वर्ष में 1 करोड़ रुपया सीवरेज के मेंटेनेंस पर दिया जाएगा। ये किसको दिया जाएगा, कौन संभाल रहा है यहाँ सीवरेज, ये पुख्ता होने की आवश्यकता है दोस्तों। लोकल ठेकेदार है, वो पार्षद प्रतिनिधि भी है, पार्षद भी है दोस्तों, उनके हाथ में बागडोर है सीवरेज की, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और भादरा कस्बा को एक प्रकार से गर्त में, नरक में धकेल दिया गया है। 1 करोड़ 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक मेंटेनेंस का दिया जाएगा, उसमें ओवरफ्लो हो या ना हो उसकी निगरानी रखनी है उनको। तो क्या फायदा हुआ दोस्तों इस सीवरेज का, विस्तार से आगे हम इसके ऊपर बात करने वाले, एक एक चीज की बखियां उधेड़ने वाले हैं, एक एक घोटाला उजागर करने वाले हैं, किस प्रकार से यहां अमानक सामग्रियां लगी हैं और किस प्रकार से बगैर टेस्टिंग के इस सीवरेज को चालू कर दिया गया। और सबसे अचरज की बात है, 1 साल तक फ्री इसका ट्रायल चलना था, वो ट्रायल नहीं हुआ, वो फ्री ट्रायल नहीं हुआ। हर चीज के दाम लग रहे हैं नगर पालिका के और जनता के पैसे लग रहे हैं। तो कहां गया वो 1 वर्ष? ये 1 करोड़ का घपला किसके पास जाने वाला है? कागजों में क्या नगर पालिका दिखाने वाली है? दोस्तों इस नगर पालिका की बहुत बड़ी जांच होने की आवश्यकता है। और आगे क्या ये वर्तमान में जो सत्ता, जनप्रतिनिधि सत्ता का केंद्र रहा है, क्या ये करवा पाएंगे? और जो 70 लाख की प्लेंटी की बात बार बार बलवान पूनिया कर रहे थे, वो प्लेंटी नहीं लगी दोस्तों। उसके ऊपर भी हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं आगे।
वो बार बार इस रिश्तों को निभाते निभाते और दोस्तों इस रिश्तों पर वो कैसे अपना डंडा चलाते हुए निभा रहे हैं, ये उजागर करने की बात है। और ये दिखाने की वो बात थी। 70 लाख की जो वो प्लेंटी है वो नहीं लगी। विधानसभा में सवाल जरूर उठाया था और वो रिपोर्टें को किसने तैयार करके दी, किस प्रकार वो पैसे लगे हैं, किस संबंध में लगे हैं, किस तरीके से लगे हैं, क्या वो प्लेंटी के नाम पर लगे हैं, इसके ऊपर भी हम खुलासा करेंगे आगे। आपको एक एक चीज नगर पालिका की बताएंगे। भ्रष्टाचार का एक एक वो कड़ी जो है, वो केंद्र जो है, बिंदु जो है वो उजागर करेंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। और आज 28 सितंबर को क्या विशेष दिवस है जल्दी से मैं आपको बताऊं तो स्वर कोकिला भारत की लता मंगेशकर 1929 में आज के दिन उनका जन्मदिवस हुआ था। पूरे भारत में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज के दिन 1836 में शिरडी के साईं बाबा का जो कि आध्यात्मिक गुरु है उनका भी जन्म हुआ था दोस्तों। और 1982 को आज के दिन हिंदी फिल्मों के अभिनेता रणवीर कपूर का भी जन्म हुआ था। और जल्दी से मैं आपको मंडियों के भाव बता देता हूं, फिर मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। मंडियों के भाव में दोस्तों सिरसा मंडी में, अगर सिरसा में बात करें तो सिरसा मंडी में नरमा 7,231 रुपए प्रति कुंटल, कपास के भाव 7581, सरसों के भाव 5103 रुपए, ग्वार के भाव 5364 रुपए और गेहूं बिकी है 2350 रुपए प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7460, ग्वार के भाव 5501 रुपए, मूंग बिका है 8012 रुपए, जबकि सरसों बिकी है 5215 रुपए प्रति कुंटल। आज की अंतिम मंडी नौर मंडी में मोठ बिका है 7191, ग्वार बिके है 5564, जबकि मूंग बिका है 8433 रुपए। अधिकतम भाव चना 6250, अरंडी के भाव 6274, गेहूं के भाव 2397 रुपए प्रति कुंटल रहे हैं। जौ के भाव 1805 और सरसों के भाव 5300 रुपए और नरमा बिका है 7200 रुपए, कपास बिका है 7600 रुपए प्रति कुंटल। मौसम आज 28 सितंबर को 30 से 35 डिग्री मैक्सिमम रहा और बादल नहीं थे, मौसम बिल्कुल साफ था, बरसात की कहीं कोई संभावनाएं नहीं थी। और कल भी 29 सितंबर को दोस्तों 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर, जबकि मैक्सिमम और शाम को 31 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जबकि 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज भी चल रही थी, कल भी इसी प्रकार से मंद मंद हवा चलेगी और रात्रि को भी 26 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 0% बादल रहेंगे, मात्र 1-2-5% ही आसमान में बादल छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।